हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आर.एस. बर्नवाल सीरीज की, जिसमें हम पूरी डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे आर.एस. बर्नवाल ज्योग्राफी बुक की चैप्टर वाइज। तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ अंत तक। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ महेश कुमार बर्नवाल बुक की, यानी कि भारत का आर्थिक भूगोल। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी लोगों को रोजगार भी देता है। और इस वीडियो सीरीज में यानी कि आर्थिक भूगोल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कृषि और अन्य क्षेत्र लोगों की रोजगार देते हैं और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हैंडल करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम वो चीज़ों को देखेंगे जो भूगोल से रिलेटेड है और इंडिया की इकोनॉमी और यानी कि उनके सकल घरेलू उत्पादन में भी को प्रभावित करते हैं। इंडिया की जो 49% ऑफ पॉपुलेशन है इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। यानी कि इंडिया की जो 49% आबादी है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इंडिया 51% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एज पर द स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आंकड़ों को अगर हम देखें तो इंडिया की 51% जनसंख्या जो है वो आज भी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े कामों पर लगी हुई है। एग्रीकल्चर's कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP at the time of independence in Indian economy is around 56.46%, which is further decreased up to 17.64 in 2016 और 17। यानी कि कृषि का जो हमारी GDP है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस के टाइम से वो 56.46% था, जो 2016 और 17 में घट के 17.64 हो गया है। यानी इससे एक साथ बात पता चलती है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कृषि का रोल था वो हमारी GDP में बहुत ज़्यादा है और आज वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे क्या थे, जो प्राइमरी सेक्टर था वो बहुत ग्रो करता था, यानी कि सारे के सारे लोग जो है कृषि पर जुड़े हुए थे। बट आज वो सारे के सारे लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मुड़ गए। अब देखते हैं प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्र, यानी कि जैसे पशुपालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, मछली उत्पादन हो गया, मछली हो गया, मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण क्षेत्र आता है, यानी कि इंजीनियरिंग आती है। अगर हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर को, तो टर्शरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे जो सर्विसिंग सेक्टर में आती है, यानी कि BPOs हो गए, KPOs हो गए और हॉस्पिटैलिटी हो गए, और जो सर्विस हम फॉरेन और एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पस के लिए पूरी करते हैं। आप देखते हैं इंडिया इज डिवाइडेड अमॉन्ग 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, यानी कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्योंकि कृषि बहुत ही व्यवस्था की एक रीढ़ है। ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं वो भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं। और ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं वो वर्षा, तापमान, यहाँ पे अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार ही बांटे गए हैं। और इन क्षेत्रों की पर्यावरणीय समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए इन पूरे भारतीय कृषि को और भारतीय क्षेत्रों को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय हो गया, निम्न गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा का मैदान हो गया, ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, ट्रांस गंगा मैदान हो गया, पूर्वी पठार हो गए, मध्य के पठार हो गए और पश्चिमी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हो गए। अगर हम देखें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को, तो ये ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा। अगर हम बात करें बिहार की, तो ये मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आ जाएगा। जैसे हम देखें जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों को, तो वो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में। और जब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों को जैसे मध्य प्रदेश हो गए, गुजरात हो गए, तो वो मध्य पठारी क्षेत्रों में आएंगे। हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल, तो ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में आएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय कृषि को हमने 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह से हम पूरे 15 जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको हम रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ द्वीपीय प्रदेश भी आते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, है ना, और गुजरात का मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क प्रदेशी क्षेत्र भी आते हैं इसमें। अब हम देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिया एग्रीकल्चर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल विल होती है, यानी कि राजनीतिक जो इच्छा होती है। जब हमने बात करी
फिजिकल फैक्टर की यानी कि भौतिक कारकों की, तो इसके अंतर्गत जलवायु की जो विभिन्न दशाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गई, तापमान हो गया, और ह्यूमिडिटी हो गई, और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, जहाँ पे हम कृषि कर रहे हैं वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पे स्लोप कैसे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो उच्चावच हैं उनकी दशाएं कैसी हैं, इन सभी कारकों को शामिल किया जाता है। हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कैसे होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में मोटे मोटे तौर पे जो आता है वो लैंड मेजरमेंट रिफॉर्म्स होते हैं कि हमने कैसे भूमि सुधार किए हैं, और एंड ऑफ मिडिलमैन के जो बिचौलिए होते हैं, जो कृषकों को परेशान करते हैं, तो उनका हमने कैसा सोल्यूशन किया है। हमारे चकबंदी जिसे हम कहते हैं, चकबंदी, हदबंदी, और जो काश्तकारी सुधार होते हैं, और या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि लगान के जो नियमन होते हैं, तो उनकी बात की जाती है, उन सुधारों की बात की जाती है, और भू सुधारण की जो पद्धतियाँ होती हैं वो सारी की सारी शामिल की जाती हैं। हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स की, यानी कि संस्थागत या संरचनात्मक कारकों की। संरचनात्मक कारकों में मेनली क्या होता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जैसे कि HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स होते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स होते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं, और अच्छी खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं, तो उनसे भी क्या होता है कृषि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखें अगर पॉलिटिकल विल को, यानी कि राजनीतिक प्रयास क्या किए गए हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, तो उसमें एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की, किसी भी सरकार की क्या होता है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्कीम्स होती है टू हेल्प फार्मिंग सिस्टम सच एज MSP जैसा हो गया, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, है ना, सप्लाई चेन साइकिल हो गई, और सप्लाई और डिमांड मेजरमेंट्स हो गए। इसके तहत सारे के सारे जो भंडारण और वितरण केंद्र होते हैं तो वो भी शामिल किए जाते हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने APMCs भी और E-नाम जैसे पोर्टल्स भी चलाए हैं, जो एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन साइकिल और जो डिमांड है उसको पूरा करने में एक अहम योगदान रखते हैं। अब तक हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कृषि का, कि कैसे 1947 के टाइम से और आज तक कृषि में क्या क्या संस्थागत सुधार किए गए हैं, कैसे कैसे हमने उसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इंडिया में, क्या क्या कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं शस्य गहनता की, यानी कि इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो शस्य गहनता का अर्थ होता है कि एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में गए तो किसी कृषि योग्य भूमि पर एक वर्ष में जितनी फसल उगाई जाती है वो उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। और जैसा आप देख ही सकते हैं, शस्य गहनता यानी कि जो क्रॉप रोटेशन होता है उसका जो मेन मोटिव होता है कि भूमि की जो उर्वरता यानी कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। उसके लिए, इसको पूरा करने के लिए हम एक क्रॉपिंग पैटर्न भी यूज़ करते हैं। इसी क्रॉपिंग पैटर्न को क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। इसमें जनरली ये होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि ऐसी फसल जिनकी जड़ें बड़ी होती है उनको कटने के बाद हमेशा ऐसी फसल लगाई जाती है जिनकी जड़ें कम गहरी होती है, ताकि जो लैंड होती है या जो खेत होते हैं उनको अपनी फर्टिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए टाइम मिल सके। तो यही एक कारण होता है, यही इनमें से एक कारण होता है क्रॉप रोटेशन का, जो हम अपनाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। क्रॉप रोटेशन को शस्य आवर्तन भी कहते हैं। शस्य गहनता जो होती है वो सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है। किसी पर्टिकुलर एरिया में लोगों की क्या चॉइस है, क्या उनको अच्छा लगता है और किस चीज़ को वो ज़्यादा वरीयता देते हैं, इस पर भी शस्य आवर्तन डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं जैसे क्रॉप रोटेशन इंडेक्स को, जिसको हम शस्य गहनता सूचकांक भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र डिवाइड बाई वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र इनटू 100, यानी कि टोटल सोड एरिया इन अ ईयर डिवाइड बाई टोटल प्योर सोड एरिया इन अ ईयर इनटू 100। अब अगर हम बात करें भारत में फसल चक्र के, तो भारत में फसल चक्र के उदाहरणों में 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय फसलें आती है। 1 वर्षीय फसलें जैसे चरी, बरसीम, धान, गेहूँ, मूंग, टिंडा, आलू, मूली, करेला, यानी कि ऐसी फसलें जो 1 साल के अंदर ही पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। देखते हैं भारत में फसलों का वर्गीकरण। तो भारत में फसलों का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है। एक होती है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अगर हम सबसे पहले बात करें खरीफ की फसल की, तो ये बारिश के टाइम पे काटी जाती है, यानी कि जून जुलाई में हम इसको बोते हैं और 1 महीने हम इसको छोड़ देते हैं और फिर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है।
इन फसलों में मुख्यतः फसलें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे चावल, बाजरा, रागी, उड़द, मूंगफली, पटसन, कपास, मक्का, मूंग और लोबिया। और जैसे ही खरीफ की फसलें काटी जाती हैं, वैसे ही रबी की फसल को हम उगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम अक्टूबर नवंबर उसको बोते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक पकने में टाइम लेती हैं और अप्रैल और मई में जाके इनको काटा जाता है। इनके लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। फिर जायद की फसलें आती हैं, ये रबी और खरीफ की फसलों के बीच में कहीं बोई जाती हैं, यानी कि इनको हम मार्च में बोना शुरू कर देते हैं और जून में इनको काट लिया जाता है। जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो उसमें सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, मूंग, उड़द, कुल्थी, दलहन, ये सारी की सारी फसलें शामिल होती हैं, जिनसे हमें पानी भरपूर मात्रा में मिलता है। इम्पोर्टेंट नोट, यानी कि भारत में जो कृषि वर्ष होता है वो हमेशा 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की। भारत की अगर प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात की जाए तो भारत में बहुत सारी खाद्यान्न फसलें आती हैं। कुछ मोटे अनाज भी आते हैं, कुछ लघु अनाज भी आते हैं। तो इनमें चावल, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का होती है, कुछ तिलहनी फसलें होती हैं, दालें होती हैं, चाय होती है, कहवा होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, स्पेसिफिकली चावल की। एक एक करके हम सारी की सारी खाद्यान्न फसलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनकी एक पूरी समरी आपको बताई जाएगी। पर आज जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे चावल की, तो देखते हैं चावल को। चावल जो होता है एक ग्रैमीनी कुल का पौधा होता है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी प्रकृति की, यानी कि इसके नेचर की, तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी कि जो गर्म जलवायु होती हैं वो इसको बहुत काफ़ी सूटेबल होती हैं। जलवायु की अगर इसकी बात करें तो इसकी जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। फेवरेबल कंडीशन जो इसके लिए होती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु की होती है। अगर हम बात करें केवल भारत देश के लिए, तो सकल बोई गई भूमि का 23% पर हम केवल चावल को ही उपजाते हैं। और अगर बात करें खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की, तो खाद्यान्न फसलों में 47% भाग पर हम केवल चावल की खेती करते हैं। बात की जाए पूरे संसार में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक एरिया की, तो इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो चावल के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक एरिया को यूज़ करता है, यानी कि भारत में 28% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। अगर हम उत्पादन रैंकिंग को देखें तो भारत की जो रैंकिंग आती है वो नंबर 2 आती है, फॉलोड बाई चाइना, यानी कि चाइना के बाद भारत की चावल उत्पादन में जो रैंकिंग आती है वो नंबर 2 पे आती है। अगर हम चर्चित एरिया की बात करेंगे, कौन सा एरिया भारत का ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल का अच्छा उत्पादन होता है, तो उसको हम कृष्णा गोदावरी डेल्टा एरिया बोलते हैं, जिसको हम धान का कटोरा भी कहते हैं। ये जो धान का कटोरा जो एरिया होता है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आते हैं। ये दोनों ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का धान मिला जाता है। यहाँ पर अकेले छत्तीसगढ़ में ही करीब 4000 प्रकार की चावल की किस्में यानी कि वैरायटीज़ पाई जाती हैं। कि क्लाइमेटिक कंडीशन को देखें तो क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी चिकनी मिट्टी इसमें काफ़ी मददगार होती है, गर्म जलवायु चाहिए होती है और जो वर्षा चाहिए होती है वो 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है और तापमान जो उसमें ज़रूरत पड़ती है वो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर देश में चावल की किस्मों को देखी जाए तो चावल की 3 किस्में नॉर्मली पाई जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। अमन जो होती है वो शीतकालीन के लिए यूज़ होती है, ओस जो होता है वो शरदकालीन में होती है और जो बोरो होती है वो ग्रीष्मकालीन चावल की किस्म होती है। हम देश में सर्वाधिक उत्पादन को देखते हैं तो अमन चावल की कैसी किस्म होती है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ये सांबा, कुरुवाई, कामिनी, काला जीरा, ये सभी अमन प्रकार के चावल की किस्म होती है। अगर हम देखें गोविंद भोग को, तो ये पश्चिम बंगाल में ये चावल की किस्म होती है। जरीसाल को अगर हम देखें तो ये गुजरात में होती है और जो बासमती की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में अधिकतर उगाई जाती है। अब वीडियो के अंत में हम देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आर.एस. बर्नवाल बुक से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि निदेशालय द्वारा धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी, तो इसका आंसर है जया। ये धान की सबसे पहली बौनी प्रजाति थी जो खोजी गई थी। फिर हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटक यानी कि उड़ीसा।
देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, यानी कि देश में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये बताइए कि हमारे देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 1741 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा जापान, यानी कि जहां पर 6240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ जापान जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे नंबर 1 देश बन जाता है। देखते हैं अगर पांचवें क्वेश्चन को, तो उत्पादन की नज़र से अगर हम देखें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में इन जिलों को रखिए, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो अगर इनको हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में होता है और फिर पंजाब में होता है। छठवें क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं, चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक किस देश में मानी जाती है। तो चावल की सबसे ज़्यादा जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होती है वो अकेले मिस्र में होती है। सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं, चीन दुनिया का कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। तो चीन दुनिया का 30% चावल उत्पादन कर देता है अकेले। देखते हैं आठवें क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस देश में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। बात करते हैं अगर 9वें क्वेश्चन की, तो ये आता है देशों का चावल उत्पादन घटते हुए सीक्वेंस में लगाइए, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत और चाइना। तो सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन करता है वो चीन, फिर आता है भारत, फिर आता है इंडोनेशिया और फिर आता है बांग्लादेश। फिर देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, यानी कि इंडोनेशिया का जावा द्वीप किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो होता है वो चावल उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध। तो आज हमने बात करी RS बरनवाल सीरीज आर्थिक भूगोल की। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे भी इसमें काफ़ी सीरीज आएंगी जिसमें हम अलग अलग खाद्यान्न फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कंसिडर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बनी रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ पूरी पढ़िए RS बरनवाल ज्योग्राफी बुक को। धन्यवाद।